हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से नया टॉपिक जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने उस समय आपसे कहा था कि इसी टॉपिक पर बेस्ड हमारा नया टॉपिक होगा और जो कि आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। राइट, तो इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, है क्या, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है आपको मालूम है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure or detect the current। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम करंट पता करते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं। स्टूडेंट से क्वेश्चन उठता है कि व्हाट्स द नीड ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इफ वी आर हैविंग अ मीटर। भाई, करंट का मेजरमेंट तो मीटर से होता है ना, राइट। तो जब करंट का मेजरमेंट एमीटर से होता है तो इस गैल्वेनोमीटर की जरूरत क्या है। स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ये गैल्वेनोमीटर, दिस गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, राइट। मिली एमीटर में जो भी करंट मेजर करनी है वो हमारा ये गैल्वेनोमीटर बताएगा, और ज्यादा करंट्स के लिए हम एमीटर को यूज करते हैं। इससे हम ज्यादा करंट यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब दिस इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट ऑफ मिली एमीटर रेंज। क्लियर, राइट। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और यहां पे लिखा पिवोटेड टाइप। दिस इज पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड। मैंने शुरुआत में ही बताया, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। इसका मतलब अगर कोई लूप जिसमें करंट फ्लो कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, और जब टॉर्क एक्ट करेगा तो वो लूप हमारा रोटेट करेगा। देखिए, मैंने यहां पे लिख रखा हुआ है principle, a current carrying coil placed in uniform magnetic field experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil and produces angular deflection। जब coil rotate होगी तो angular deflection produce होगा, and this is the principle of your moving coil galvanometer। yes स्टूडेंट्स, अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है तो आपको केवल ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो मैंने यहां पे दिखाया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टर्म यूज होते ही एक कॉइल आपके माइंड में आती है। इसका मतलब फाइन कॉपर वायर की एक ये इंसुलेटेड कॉइल है जिसको एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर वाउंड किया गया है। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम किसके, एल्युमिनियम का ले लेते हैं। दिस इज नॉट मैग्नेटिक, इसका मतलब दिस इज नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पर लपेटी गई कॉपर की इंसुलेटेड कॉइल है। यस, अब इस कॉइल, इसको हम पिवोटेड बोलते हैं। पिवोटेड का मतलब एक सेंटर पॉइंट, तो हमने इसको सस्पेंड किया है यहां से, और दो टर्मिनल्स T1 T2 ले रखे हैं। T1 T2 से हमने एक वायर कनेक्ट कर रखा है, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, और इसके थ्रू हम मतलब इससे उस सर्किट में कनेक्ट करेंगे जिसमें हमको करंट डिटेक्ट करनी है या करंट का अमाउंट मेजरमेंट करना है, राइट। अब आप देख रहे हैं कि इसको, इस सस्पेंशन में दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, हेयर स्प्रिंग, राइट। इन स्प्रिंग का काम क्या है इसको मैं अभी बताता हूं। ये हेयर स्प्रिंग है, और इसके बाद ये कॉइल सस्पेंड हो गई, पिवोटेड यानी थ्रू सेंटर
एक पोल से सस्पेंड कर दी, एक मिड पॉइंट से। ये पिवोटेड पॉइंट अगर हम कहें तो यहां पर धुरी, इसको जिसको हम धुरी बोलते हैं, है ना, सेंटर, तो यहां से पिवोटेड है, राइट। अब इस अरेंजमेंट को हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में सस्पेंड किया है, अरेंज किया है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट भी हमारा प्लेन नहीं है, ये कॉनकेव शेप्ड स्फेरिकल शेप बना दिया है ना, इसको कॉनकेव शेप पोल बनाया गया है। इसका कारण क्या है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम इस कॉइल से एक पॉइंटर, एल्युमिनियम का लाइट पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका कारण क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये हमारा कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर मूव करेगा, और पॉइंटर के मूव करने से ये स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर हम रीडिंग पढ़ करके ये बता सकते हैं कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है या नहीं। क्लियर? तो अभी सारी चीजें हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, इस कॉइल को हम लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर लपेट रखा है, अरेंज किया गया है। ये कॉइल जो है, कॉइल के बीच में या कहिए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर इस कॉइल को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन की ये सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, तो इसकी परमिएबिलिटी कितनी होती है, हाई होती है, सॉफ्ट आयरन, तो इसकी परमिएबिलिटी इज वेरी हाई। तो परमिएबिलिटी क्यों लगाया इसको हमने, इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है, तो इससे क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर देता है। और जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी ये जो सॉफ्ट आयरन की सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट लगा हुआ है, इसको लगाने से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म बढ़ती है, और जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गया? अच्छा, और इसके बारे में और भी बताऊंगा क्यों लगाया गया, ठीक है। अच्छा, ये शेप कॉनकेव क्यों है, कॉनकेव क्यों है, तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ दिखाई दे रहा, और मैं कॉइल यू सस्पेंड करूंगा इस तरीके से, यानी पैरेलल टू फील्ड, तो क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लेन होता, अगर ये प्लेन होता, जैसे मैं दिखा रहा हूं यहां पे देखिए आप, अगर ये हमारा मैग्नेट ये प्लेन है तो ऐसे तो पैरेलल है, ये भाई लाइंस जो जा रही है यहां से नॉर्थ टू साउथ, और ये हमारा मैग्नेट रखा, ये कॉइल है, और कॉइल इस लाइंस के प्लेन में है। लेकिन जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे, टॉर्क लगा, ये घूम गई, तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो है नहीं है, और जब पैरेलल नहीं है, अच्छा पैरेलल होने से होगा क्या, जैसे यहां पे था कि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है अभी, तो क्या हो रहा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है, और एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ही होगा, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है 1, राइट। तो जब ये हमारा ऐसे है और जब ये घूमेगा, तो अब तो 90 डिग्री रहा नहीं ना, ये एंगल हो गया, या इधर घूम गई तो ये एंगल हो गया, तो अब तो दोनों परपेंडिकुलर है नहीं, तो थीटा बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉइल जो यहां सस्पेंड की गई है, ये परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे, इसके लिए हमने इसको कॉनकेव शेप का मैग्नेटिक फील्ड लिया। उससे क्या होगा, जैसे अभी ये है तो ठीक है, जब ये घूमे, जैसे अभी ये प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी यो जा रही है, पैरेलल है, लेकिन जब ये होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहां से यो आ जाएगी, बाय द वे यो हो गया, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यो आ जाएगी। कहने का मतलब ये कॉनकेव शेप होने की वजह से यहां रेडियल फील्ड डेवलप करती है, और रेडियल फील्ड डेवलप होने की वजह से ये कॉइल हमेशा ऐसे है तो इसके पैरेलल, ऐसे हो गया तो इसके पैरेलल, ऐसे हो गया तो इसके पैरेलल, यानी हर कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड के, ये कॉइल हमारी कैसे होती है, पैरेलल रहती है, और पैरेलल रहने से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी साइन 91, यानी साइन थीटा 1 हमेशा रहता है।
यस। तो उसका फायदा क्या होता है भाई? क्या मतलब इसके पैरेलल रहने से, थीटा 90 होने से क्या अंतर आ रहा है? तो हमको मालूम है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि टॉर्क जो लगता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, यानी टॉर्क डिपेंड कर रहा है किस पे? ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, यहां से यहां तक का चेंज क्या हो रहा है? थीटा। और जब थीटा चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा, ठीक है ना? और थीटा हमारा परमानेंट हो गया 90 डिग्री, इसको कॉनकेव करने की वजह से, यानी रेडियल फील्ड हो गई, तो उसने क्या किया? थीटा हमेशा 90 बना दिया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेडियल होने की वजह से फील्ड और एरिया वेक्टर चाहे जैसे घूमेगा, कभी इसके पैरेलल हो जाए परपेंडिकुलर, कभी इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हर कंडीशन में एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी ये लूप या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगी। तो उससे ये टर्म हमारा कांस्टेंट रहेगा परमानेंटली, यानी टॉर्क जो है इसके रोटेशन की कंडीशन में इस पे लगने वाला टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको आप लिख लेंगे ना। कॉइल है कॉपर की, फाइन वायर की इंसुलेटेड, उसको सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर वाउंड किया गया है और ऊपर स्प्रिंग्स लगी हुई है। स्टूडेंट्स, अब पॉइंट आता है, ये स्प्रिंग का क्या काम? मैग्नेट की बात तो समझ में आ गई, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कॉनकेव शेप, फील्ड को रेडियल करेगा, जिससे कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे, राइट। तीसरी चीज, पॉइंटर रीडिंग बताएगा कितनी करंट फ्लो कर रही है, या फ्लो कर रही नहीं फ्लो कर रही। दूसरा लास्ट स्केल मेजरमेंट देगा, ठीक है। अब ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों लगा हुआ है? हाई परमेबिलिटी का होता है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग, अब बची केवल ये स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का क्या यूज है स्टूडेंट्स? जब इसमें आपने इसको कनेक्ट कर दिया इन दोनों टर्मिनल्स को किसी सर्किट से जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये करंट इस कॉइल में फ्लो करेगी, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो ये क्या होगा? ये लूप हमारा, ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, और जब ऐसे रोटेट करेगी तो इसको कोई रेजिस्ट करने वाला तो होगा नहीं, तो अपना भागती चली जाएगी, टॉर्क लगता चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि जैसे ही करंट फ्लो की और एक कॉइल रोटेट की, क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा कॉइल के ऊपर, तो ये रोटेट करेगी। तो इस रोटेशन को काउंटर, रोटेशन के साथ ही स्प्रिंग भी तो घूमेगी। अब स्प्रिंग क्या करती है? स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगी इसके ऊपर, ठीक है। रिस्टोरिंग क्या मतलब? रिस्टोरिंग का मतलब अपनी इनिशियल स्टेट की ओर लेकर के वापस आना, अपोज करना चेंज को। तो इसका मतलब इस पे जो कॉइल पे करंट की वजह से टॉर्क लग रहा है, इसको अपोज करेगा ये रिस्टोरिंग टॉर्क, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि कॉइल रोटेट करके रुक जाएगी, ऑसिलेशन वाइब्रेशन कुछ भी नहीं होगा, भागती नहीं जाएगी, ये ऐसे घूमेगी, बस रुक गई, करंट बढ़ी और घूम गई, ठीक है। और टॉर्क उसको काउंटर करेगा। फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही आप, ये घूम गए ऐसे कॉइल, और जैसे ही आपने करंट ऑफ की तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस, क्योंकि क्लॉकवाइज जो इस पे टॉर्क लग रहा था रोटेट करने के लिए, वो हो गया खत्म करंट फ्लो करने से। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि करंट खत्म, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, करंट खत्म हो गई, यानी टॉर्क हो गया जीरो, तो क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया जीरो। तो अब इस स्प्रिंग पे लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा था, वो कॉइल को ला करके फिर सीधा कर देगा, ठीक है। तो अभी आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, एंड व्हाट इज इट। अब हम इसकी वर्किंग, एक इसके कॉइल के सिंबॉलिक डायग्राम, जैसे हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, उसको लेकर के समझाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, ये इसका प्रिंसिपल नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं इसका मैथमेटिकल पोर्शन, यानी वर्किंग कैसे होगी। यस स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया पीछे वाला, राइट। अभी क्या कर रहा हूं,
मैं इस सिंबॉलिक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। देखिए, नॉर्थ साउथ पोल है और कॉन्केव शेप की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी है, रेडियल, और यहां पर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का कोर लगाया गया है। क्यों लगाया गया मैं बता चुका हूं, राइट। अब इफेक्ट क्या होगा, देखिए पहले फील्ड रेडियल होने की वजह से ये कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है, यानी टॉर्क यूनिफॉर्म लगता है, कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब देखिए इस पे टॉर्क, अब करंट आपने फ्लो कराई, जो पिछले डायग्राम के हिसाब से जो दो टर्मिनल थे उससे आपने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है जैसे दिखाया गया है। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू IBL, फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क क्या लगेगा, पिछला टॉपिक याद करिए, तो व्हाट इज द टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इसकी वजह से करंट फ्लो करने की वजह से, यस, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, A एरिया ऑफ दिस कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया है कि रेडियल, ये कॉन्केव शेप और सिलेंड्रिकल, इसको पुट करने से ये फील्ड कैसी होती है, हमेशा रेडियल होती है। तो रेडियल होने की वजह से प्लेन, कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री, यानी साइन 91, यानी आप कह सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू NIAB। ये टॉर्क लग रहा है इस कॉइल के ऊपर, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो यहां पे हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था स्प्रिंग लगा हुआ है, यस। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इस स्प्रिंग पे लगेगा रेस्टोरिंग टॉर्क, क्या, टाउ रेस्टोरिंग, और ये क्या होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, कितना डिफ्लेक्ट कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा। ये हो गया दूसरा टॉर्क, यानी ये टॉर्क किस पे लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है इस कॉइल पे, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क किस पे लग रहा है, दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी इन इक्विलिब्रियम टाउ इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग, दैट इज NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। स्टूडेंट्स के क्या है, के हमारा टॉर्शन कांस्टेंट, के यहां पे क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क में तो हमने डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल दिखाया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, और कांस्टेंट लगाया के क्या है, टॉर्शन कांस्टेंट, राइट। तो अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू NBA अपॉन के इंटू आई। ये चीज समझ में आ गया, देखो NBA और के सारा का सारा कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन का एंगल किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो स्केलिंग हमने बनाई थी अभी, दैट वाज यूनिफॉर्म, जितनी करंट के हिसाब से ही डिफ्लेक्शन होता जाएगा। तो यानी डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि करंट
जिस हिसाब से फ्लो करेगी उसके प्रोपोर्शनल होता है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये अल्फा हमारा प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। स्टूडेंट्स, एक तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, हम लोग इसको उठाते हैं, तो यहां से देखने की कोशिश करिए। ये क्या बताता है कि आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। यस भाई, यही एक्सप्रेशन है। अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो आई इज इक्वल टू के अपॉन दिस इंटू अल्फा। और आपको मालूम है कि एक टर्म हमारा कांस्टेंट था, दिस अपॉन दिस कांस्टेंट था, तो इसका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू जी अल्फा। यस, और I इज इक्वल टू, जब हम G अल्फा कहते हैं तो इसका मतलब G हमारा क्या है? व्हाट इज द G? G इज योर कांस्टेंट, और ये कौन सा कांस्टेंट है? दिस इज योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यस, G इज योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो चाहे आप कहिए कि डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करता है, करंट के प्रोपोर्शनल है, या करंट अपने अकॉर्डिंगली ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, एंड G इज योर व्हाट? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर? और K क्या था? टॉर्शन कांस्टेंट। तो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म। अब हम इसके बाद G टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, या G एक्सप्लेन करें उससे पहले एक टर्म आपके पास आया है K। K कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्शन कांस्टेंट। आपसे कहा जाए डिफाइन द टॉर्शन कांस्टेंट। देखिए, इस अब मैं अलग, ये टॉपिक तो हो गया इतना ना, इसमें कोई बात नहीं। अब मैं के डिफाइन करने जा रहा हूं। बाय द वे, पूछे व्हाट इज द टॉर्शन कांस्टेंट, तो इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि यहां देखिए, के इज इक्वल टू रिस्टोरिंग अपॉन अल्फा, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन is the torsion constant. Yes? ठीक, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? टॉर्शन कांस्टेंट क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करिए, ये नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कि आपको ये करंट I इज इक्वल टू जी इंटू अल्फा तक इंफॉर्मेशन मिल गया। G क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब हम G को डिफाइन करेंगे एक नए टर्म में। आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा, और मैंने क्या कहा? ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, इसको हमने डिनोट किया G से, तो I इज इक्वल टू जी अल्फा। और G क्या है? हमने बताया था दिस इज योर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा, मैंने कहा था इसका नया टर्म होगा करंट रिडक्शन फैक्टर, यानी G को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अभी G क्या है हमारा? करंट रिडक्शन कांस्टेंट, और I इज इक्वल टू के अपॉन एन बी अल्फा, राइट? G गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब हम एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखिए जो डिफाइन किया गया है, मैंने यहां लिखा हुआ है द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। यस, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ गया?
क्या है फिर ये? तो अगर हम ये इक्वेशन लेते थे I इज इक्वल टू जी अल्फा एंड देयरफॉर G इज इक्वल टू I अपॉन अल्फा, जो हमने यहां पर डिफाइन किया। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट? अब इसके बाद मैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप इसको नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके मैं फिर बताता हूं। वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द सेंसिटिविटी? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी? मैंने आपको पहले ही बताया है और आज फिर बता रहा हूं कि अगर हम गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट पास करें या थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करें, तो गैल्वेनोमीटर के स्केल पर लार्ज डिफ्लेक्शन हो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कहलाएगा। यानी अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। अ गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive when a small change in current or potential produces large deflection, right? तो सेंसिटिविटी मैंने कहा किस पे डिपेंड करती है? स्मॉल चेंज इन करंट और स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। तो अब सेंसिटिविटी हम दो तरीके की बताएंगे। क्या? मैंने लिखा है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है स्टूडेंट्स? करंट सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय IS, और IS क्या है? अल्फा अपॉन I। स्टूडेंट्स, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन I। अल्फा क्या? डिफ्लेक्शन, और I क्या? करंट। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, सुनिएगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, नोट करते जाइए, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट, अल्फा अपॉन I। लिख नहीं रहा हूं मैं, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। यस, ठीक है। अच्छा, ये करंट सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया ना? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज इन इट। अब ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस क्या है? अल्फा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अल्फा क्या है? बट अल्फा इज इक्वल टू NBA अपॉन K इंटू I। इसको हम यहां पुट करें तो क्या हो जाएगा? एंड देयरफॉर IS इज इक्वल टू NBA अपॉन K I डिवाइडेड बाय I, और I कैंसिल हो जाएगा, यानी IS इज इक्वल टू NBA अपॉन K। ठीक है, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। यस, अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे आपने देखा ना, करंट सेंसिटिविटी क्या है? इसको किससे डिनोट करेंगे? VS। तो करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और ठीक उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V। लिखूंगा नहीं मैं डेफिनेशन वोल्टेज सेंसिटिविटी की, और आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ a galvanometer is the deflection produced in the galvanometer when unit
potential is changed, right? अल्फा अपॉन v. ठीक है, अब फिर देखिए अल्फा क्या है, हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा है अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के आई. इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट अल्फा अपॉन v इज इक्वल टू आई इंटू आर. v इज इक्वल टू आई इंटू आर. ठीक है ना, तो हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी ए अपॉन के आई डिवाइडेड बाई v, और v की जगह i इंटू आर, आई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एन बी ए अपॉन के इंटू आर. एंड दिस इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी. बात समझ में आ गया. तो करंट सेंसिटिविटी ये है एन बी ए अपॉन के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, एन बी ए अपॉन के इंटू आर. और है क्या, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट पोटेंशियल इज चेंज्ड. और यहां क्या है, व्हेन यूनिट करंट इज अप्लाइड. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट करंट इज अप्लाइड. और ये हमारे IS और VS के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, और जिससे क्लियर है कि सेंसिटिविटी हमारी डिपेंड किस पे करती है, N नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द लूप, एंड K टॉर्शन कांस्टेंट. और तो दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट. थैंक यू स्टूडेंट्स.